सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ कि क्या एक तरीके से मोहन भागवत का ये फसाड है, एक दिखावा है, ताकि हम अभी मिसलीड करें लोगों को, हम अभी ये कहें कि नहीं हमारे कोई डिफरेंस नहीं है, 75 इयर्स में हम लोग रिटायर नहीं होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मोदी जी को फेज आउट करने का प्लान बन गया है। हो सकता है इट्स अराउंड हिज बर्थडे और मे बी लिटिल समटाइम्स लेटर। उन्होंने कहा कि पब्लिक में ही कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अंदर अंदर मोदी के एग्जिट का प्लान अब हम बनाएंगे, क्योंकि कमान हमारे हाथ में आ गई है, मोदी जी बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। जी सिद्धार्थ जी हाँ, मेरे ख्याल से अनिल जी जो शब्द नहीं उनको मिल रहा था वो पाखंड था ना सर, जो आप नहीं बोल पा रहे थे वो। नहीं, मैं सोच रहा था नहीं, मैं तो अपने यहाँ जो हमारे यहाँ बोलते हैं गाली में वो बोलने वाला। हाँ, ये मीनू जी बड़ा बेबाक है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। चलिए ठीक है। देखिए मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शकों को एक चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि कोई भी संगठन अगर होता है तो किसी भी संगठन के लिए सबसे प्राथमिक चीज होती है, उसके लिए प्राइमरी उसका गोल होता है सत्ता प्राप्त करना। संस्थाएं अगर आप हैं, कोई अगर संस्था है तो संस्था भले सेवा देती है, आप एक स्कूल चलाते हैं तो भले बच्चों को पढ़ाते हैं, आप अगर हॉस्पिटल चलाते हैं तो भले क्या कहते हैं बीमारों की सेवा करते हैं, लेकिन अगर आप संगठन हैं, कोई भी संगठन है, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्ति। और आरएसएस के नाम में ही संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। तो स्वयं जो संगठन है अपने आप में उसको सत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, और पिछले 10 साल से अगर उनके पास सत्ता मिली है तो वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके चलते उनकी सत्ता उनके हाथ से चली जाए। हाँ, ये बात है कि आरएसएस का जो चाल चरित्र चेहरा है, जिसमें कि सादगी को वो लोग थोड़ा महत्व ज्यादा देते हैं, उसको मोदी जी क्योंकि फॉलो नहीं करते हैं। वो 8000 के हवाई जहाज में घूम लेते हैं, वो मेबाक का चश्मा लगा लेते हैं। इसीलिए हो सकता है संघ को यह इच्छा हो कि अगला जो आदमी आए वो थोड़ा सादगी दिखावे में ही भले हो, लेकिन वो सादगी वाला हो। लेकिन इसके लिए वो अपना पूरा अस्तित्व दांव पर नहीं लगाएगी, क्योंकि सत्ता उनको मिली हुई है। तो वो कोशिश करेंगे मोदी जी को समझाने के, बुझाने का। और जिसको कहते हैं, इससे पहले भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा था, नीली जी को वो शब्द बड़ा पसंद आया था, सात्विक दबाव लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सात्विक दबाव काम नहीं किया तो वो तामसिक दबाव नहीं लाएंगे। तो ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है। लेकिन इससे ज्यादा जो चीज स्पष्ट हुई है वो ये है कि आपके जो कार्यक्रम में ये कहा गया है, आपका जो थंबनेल डाला है कि भागवत जी के यू टर्न का राज। तो यू टर्न का राज 3 है। एक, ट्रंप के चलते, ट्रंप जिस तरह से मोदी जी पर चढ़े हैं, उसके चलते जिस तरह से अनिल जी ने कहा कि कॉर्पोरेट्स भी अब मोदी सरकार से नाराज हैं। तो एक, उनको पता है कि कॉर्पोरेट्स नाराज हैं। दूसरा, जब से 240 की बैसाखी पर आए हैं पिछले साल, उनको पता है कि इस देश की जनता भी इस तरह की विचारधारा को अब उस तरह के में लोकप्रिय नहीं मानती जिस तरह से पहले मानती थी। इसीलिए कल भागवत जी कह रहे थे कि इस्लाम भी भारत में रहेगा, दूसरों के खाने पीने पर भी आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए। जिस पर सबसे ज्यादा रायता फैलता है उसी को कह रहे हैं कि ये सब चीज हमको मान्य है। इसका मतलब 240 का असर है। और तीसरा, इनके ऊपर जो वोट चोरी का इल्जाम लग गया है वो इतना ज्यादा बीजेपी के ऊपर चिपक गया है कि भाजपा, आरएसएस कहीं ना कहीं चाहता है कि थोड़ी बहुत हम उनके साथ, चुनाव के मामले में हम उनके साथ नहीं है, इस तरह का कोई मैसेज देने की बहुत सख्त कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कल भागवत जी ने कहा कि वो शाखा और पार्टी, मतलब खुद वो शाखा चलाने में माहिर हैं और भाजपा पार्टी सरकार चलाने में माहिर है। मतलब उनका कहना था कि मोहन भागवत जी खुद कह रहे थे कि हम शाखा चलाने में माहिर हैं और भाजपा जो है वो सरकार चलाने में माहिर है। मतलब जो दो संस्थाएं जिसमें भारत और राष्ट्र दोनों ही शब्द हैं, वो दोनों के बारे में मौन है। आरएसएस में राष्ट्र नाम का शब्द है और बीजेपी में भारत नाम का शब्द है। लेकिन जब भागवत जी कल बोल रहे थे तो वो न तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे और न ही बीजेपी की भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी तो सरकार चलाने में एक्सपर्ट है, मतलब भारत चलाने में एक्सपर्ट नहीं है। खुद के बारे में कह रहे थे कि हम शाखा चलाने में एक्सपर्ट हैं, मतलब हम भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के संवाहक नहीं है। आज तक मैं तो समझ रहा था कि भारत की संस्कृति जो है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वो हमको आरएसएस से सीखना है और भारत में भारतीय
संस्कृति क्या है, देश क्या है, ये हमको भाजपा से सीखना था। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हम तो भैया शाखा के एक्सपर्ट हैं और भाजपा सरकार चलाने की एक्सपर्ट है। मतलब उन्होंने दोनों में से एक भी संस्था के बारे में नहीं कहा कि ये जनता की सेवा देने में एक्सपर्ट है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देश चलाने में एक्सपर्ट है। इसका मतलब उनको अब ये 240 का पूरा क्या कहते हैं, अनुभव कहिए या रियलाइजेशन आ गया है। और उसका सबसे बड़ा मैसेज मैं दे रहा हूं जो मैंने समझा है, जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत दूर भविष्य की बात करना शुरू करे, इसका मतलब वो आज के डेट में अपनी हार मान चुका है। जैसे ही आप कहते हैं कि इस देश में अब 3 बच्चे होने चाहिए, मतलब आपको अभी जो वर्तमान में पॉपुलेशन है, भारत में जो वर्तमान समाज है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, ऐसा आपको पूरा भरोसा हो गया है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि एक नई पीढ़ी जब आएगी तब हम उसको नया पट्टी पढ़ाएंगे। और बाकी जो बात मीनू जी ने कही या अनिल जी ने कही, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अंग्रेजी में कहा जाता है रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। बचपन में हम लोग स्कूल में रहते थे तो मिस बोलती थी कि एक पात्रा भी नहीं करो, 2 पात्र है, तुम इधर से खड़े होके भी वही बनो, उधर से खड़े होके भी वही बनो। उसको बोला जाता था मोनो एक्टिंग। तो मोनो एक्टिंग करने में बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम बहुत माहिर है। वो अच्छी अच्छी बातें करेगा भी, गलत गलत काम करेगा भी। हमें पता है, मोदी जी कहते हैं कि छोटी छोटी आंखों वाली गणेश जी को बंद कीजिए, और खुद आज चीन में चले गए हैं। तो ये तो विरोधाभास उनके स्पष्ट दिखता है। वो कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, वोकल फॉर लोकल बनो, और खुद 8,000 के बोइंग में घूमते हैं और मेबैक के चश्मा पहनते हैं। ये विरोधाभास तो है। तो भाजपा में एक विरोधाभास है पूरे इकोसिस्टम में, और वो रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड एक साथ करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो आपका कार्यक्रम का शीर्षक है कि क्या यू टर्न ले लिया है, ये बिल्कुल पक्का यू टर्न है। वैचारिक दृष्टि से वो यू टर्न 75 साल से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार होती है ना, वो कोई भी कानून आज बनाती है, कल कानून बनाती है। 20 साल पहले इस देश में हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं था। उस समय सरकार बोलती थी कि हेलमेट नहीं पहनना लोकहित में है। आज सरकार कहती है कि हेलमेट पहनना लोकहित में है। आपने कानून जैसे बनाया, मतलब 20 साल पहले हेलमेट नहीं पहनना लोकहित में था, आज हेलमेट पहनना लोकहित में है। तो इसीलिए 75 साल का जो बहाना है, वो तो मेरे ख्याल से एक बहाना था। वो केवल उस समय अडवाणी जी को, जोशी जी को इस तरह के लोगों को निपटने के लिए कानून बनना था। वो निपट दिया गया। वो कानून ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो कानून ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर इन्हें लागू करना है। सत्ता इनके पास है, पिछले 10 साल से सत्ता है, और इस सत्ता में ये सत्ता को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। यहां तक कि अपनी आइडियोलॉजी में खुद डाइल्यूशन ले आएंगे। इतना पाखंड है कि ये कल तक जो कह रहे थे उसका उल्टा आज कहेंगे कि इस्लाम तो भारत में रहे, था, है और रहेगा। दूसरे के खाने पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिस पर आप सुबह से शाम तक इसी पर तो पूरे देश में रायता फैलाए रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे ही नहीं आपके लिए। इसका मतलब ही है कि वो सत्ता में रहने के लिए सभी तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने की तैयारी हो गई है उनको।